अगर मैं आपसे पूछूं कि सुबह सुबह उठ के आप हेयर ऑयल कौन सा लगाते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप बोलने वाले हो पैराशूट का, मारिको कंपनी। आपसे पूछूं कि आपके घर में कॉफ़ी कौन सी है तो आप बोलोगे नेस्कैफे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में कौन सा पेंट यूज़ किया है आपने तो आप बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप बोलोगे एशियन पेंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ग्रोसरी कहाँ से लाते हो तो आप बोलोगे डीमार्ट। अगर आप स्टूडेंट हो और मैं पूछूं कि आपके जो शूज़ है वो कौन सी कंपनी तो आप बोलोगे बाटा। चूँकि एक कोइंसिडेंस है, जो जिस कंपनीज के मैंने अभी नाम लिए वो कंपाउंडेड सालाना रिटर्न 30% से ज़्यादा देती है और वॉरेन बफेट ने उनकी वेल्थ कमाई है 20% के रिटर्न से, यानी कि ये कंपनी आपको बहुत ज़्यादा अमीर बनाने के लिए काफ़ी थी। लेकिन अगर मैं पूछूं कि आप कौन से स्टॉक्स खरीदते हो तो आप बोलोगे कि ग्राफाइट, मेटल, ऑयल कंपनी, सॉफ्टवेयर। तो ऐसा क्यों नहीं करते हो कि आप ये सब कंपनीज के स्टॉक्स खरीदो बजाय उसके प्रोडक्ट खरीदने के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महिपाल। आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताने वाला हूँ वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, इस बुक की समरी। इस बुक को लिखा गया है बाय पीटर लिंच। पीटर लिंच बहुत ही बड़े हेज फंड मैनेजर है। इनका रिकॉर्ड है स्टॉक मार्केट में, इन्होंने 13 साल तक 29% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न दिया है। ये बहुत ही अपने आप में बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है और 29% कंपाउंडेड यानी कि आपको अमीर, बहुत ज्यादा अमीर बनाने के लिए काफी है। इस वीडियो को मैं 7 भाग में डिवाइड करूंगा और लास्ट में मैं बोनस बताने वाला हूँ। 7 भाग कौन से रहेंगे? सबसे पहले मैं बोलने वाला हूँ पावर ऑफ कॉमन नॉलेज, ऐसी नॉलेज जो आपके पास है और बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर के पास नहीं है। दूसरा मिरर टेस्टिंग, आपको इन्वेस्टिंग करने से पहले एक मिरर टेस्टिंग 3 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, उसके बाद आप इन्वेस्टिंग करिए, ये बुक। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, सही टाइम कौन सा है इन्वेस्ट करने के लिए, जो कि लोग पूछते हैं क्या मार्केट महंगा है सस्ता है, इसका जवाब देने वाला हूँ। उसके बाद वेयर इज द 10 बैगर, यानी कि ऐसा कौन सा स्टॉक है जो 10 गुना मुझे रिटर्न करके दे देगा, ये इसका जवाब ये भी हम देखेंगे। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ अर्निंग कितनी इंपॉर्टेंट है और लास्ट में हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नंबर्स जो कि पीटर थिल ने इस बुक में लिखे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो इस नंबर को प्लीज देख लीजिएगा, ये जो नंबर्स है। लास्ट में बोनस में आपको बताने वाला हूँ कि जब आप इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में रहते हो तो आपको बहुत आपके आजू बाजू में ये सब बातें सुनने मिलेगी, कुछ ऐसी बातें जिससे आप बच के रहिएगा, अजम्पशंस मत कर दीजिएगा अपने इस बातों को सुनने से। ये रहेगा बोनस पार्ट। तो शुरुआत करते हैं द पावर ऑफ कॉमन नॉलेज। 20 साल से सहता रहा, तू डिफरेंट कहता रहा। व्हाट इज डिफरेंट? मैगी सॉसेस, इट्स डिफरेंट। 20 साल से बता रहा हूँ इट्स डिफरेंट, खरीदते क्यों नहीं हो? और आप हमने सही में नहीं खरीदा। और द पावर ऑफ कॉमन नॉलेज का मतलब ये होता है कि आपके पास ऐसी नॉलेज है जो कि बहुत ही ज़रूरी है। आप डीमार्ट में जाते हो तो डीमार्ट के प्रोडक्ट्स खरीदते हो और आपको मैं बता दूं जो हेज फंड मैनेजर्स होते हैं, जो पेंशन फंड चलाते हैं और जो गवर्नमेंट फंड चलाते हैं, उनके पास इक्विटी एनालिस्ट होते हैं। तो उनका एक पार्ट होता है प्रोडक्ट टेस्टिंग, जिसमें कि उन्हें प्रोडक्ट का टेस्ट करना पड़ता है। और अगर आप नेस्कैफे की कॉफ़ी पीते हो तो आप पहले से प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हो। अगर आप सुबह मारिको का पैराशूट ऑयल लगाते हो तो आप प्रोडक्ट टेस्टिंग कर रहे हो। अगर आपके पास बुलेट गाड़ी है तो आप प्रोडक्ट टेस्टिंग कर रहे हो। अगर आप मैगी खाते हो तो आप प्रोडक्ट टेस्टिंग कर रहे हो। ये सब चीज़ें यूज़ करते करते आप पहले से ही एक पार्ट कर रहे हो जो कि इक्विटी एनालिस्ट करते हैं प्रोडक्ट टेस्टिंग का। ऑथर ने यह कहा है कि जो हेज फंड मैनेजर्स होते हैं, जो बड़े बड़े पेंशन फंड चलाते हैं, उनकी जॉब बहुत ही सिक्योर होती है। अब मैं आप पूछोगे सिक्योर क्यों होती है? उनको ऑलरेडी एक लिस्ट मिलती है, उस लिस्ट में से उन्हें स्टॉक्स खरीदने पड़ते हैं। वो ज़्यादा रिस्की कंपनीज नहीं खरीद सकते, उनको बड़ी बड़ी कंपनीज ही खरीदनी पड़ती है। और आप भी जानते हैं बड़ी कंपनी में रिस्क बहुत जितना ज़्यादा नहीं है, लेकिन रिटर्न बहुत मीडियोकर मिलते हैं बड़ी कंपनीज में से। तो उनके पास पहले से ही एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट में से उन्हें चूज करने पड़ते हैं। मान लीजिए उन्होंने इस लिस्ट के बाहर कोई स्टॉक खरीदा, आगे जाके वो स्टॉक फेलियर हो जाता है। अगर आगे जाके वो स्टॉक नहीं चलता है, कोई स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया और हो सकता है वो स्टार्टअप आगे जाके अमेजॉन रहे, कल की फ्लिपकार्ट रहे, और हो सकता है वो स्टार्टअप नहीं चले। दूसरी ओर मान लीजिए कि उसने फंड का पैसा रिलायंस कंपनी में लगाया और रिलायंस कंपनी कल अगर अच्छा नहीं करती तो उसे कोई नहीं बोलेगा, रिलायंस कंपनी को बोलेगा। लोग बोलेंगे रिलायंस क्या कर रही है, फंड मैनेजर का बॉस बोलेगा कि रिलायंस कंपनी को क्या हो गया है। तो इसलिए उनके ऊपर रिस्क रहता है कि अगर वो कोई ऐसा स्टॉक्स चूज करते हैं जो कि लिस्ट में नहीं है तो उनके ऊपर रिस्क होता है। अगर आगे जाके वो कंपनी अच्छी नहीं करती है तो उनको जवाबदारी देनी पड़ती है। इसीलिए वो लोग सेफर साइड होकर बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदते हैं, इसलिए उनके पास ज़्यादा रिटर्न का स्कोप नहीं होता। तो आपके पास ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जो कॉमन नॉलेज है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये आपको समझनी पड़ेगी। उसके बाद मैंने आपको बताया था सेकंड पॉइंट जो मिरर टेस्टिंग। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले ये 3 सवाल पूछ लेना। पहला सवाल, क्या आपके पास घर है? घर किस लिए है? देखिए, स्टॉक के अलावा कोई इन्वेस्टमेंट करे तो हेज यानी कि स्टॉक के अलावा करे तो हाउस बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अगर आप
ध्यान से करें। देखिए आपको स्टॉक खरीदना है तो आपने अगर सुबह डिसाइड किया स्टॉक खरीदना है तो आप शाम तक स्टॉक खरीद लेते हो, लेकिन दूसरी ओर आपको रेफ्रिजरेटर खरीदना है तो आप 1 महीना लगा सकते हो उससे सोचने के लिए कौन सा मॉडल लूँ। आपको कोई कार खरीदनी है, इसमें भी आप 1 महीना लगा सकते हो, लेकिन आप जब अपनी लाइफ टाइम की सेविंग लगाते हो तब दिनों दिन में इन्वेस्ट कर देते हो। और दूसरी ओर जब आप घर परचेज करते हो तो इसमें लोग बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करते हैं। दूसरा बेनिफिट ये भी होता है कि घर में आपका ज़्यादा कंट्रोल होता है। वहीं दूसरी ओर स्टॉक्स में आपका ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। कंपनीज में मैनेजर्स होते हैं, वो कंपनीज को चलाते हैं। तो अगर आपके पास घर है तो आप पैसा इन्वेस्ट करिए स्टॉक मार्केट में। जैसे मिरर टेस्टिंग में सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आपके पास घर होना चाहिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर। घर एक बहुत ही स्टेबल इन्वेस्टमेंट है और बहुत कंट्रोल है घर पे। दूसरा सवाल, आप जो इन्वेस्ट करने वाले हो पैसे वो आपको 2 से 3 साल में चाहिए। अगर आपको 2 से 3 साल में उस पैसे का रिक्वायरमेंट है तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि रिलेटिवली लॉन्ग टर्म में आप प्रेडिक्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में कि ये स्टॉक आगे जाके अच्छा करेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्केट जो फ्लक्चुएट होता है वो ह्यूमन सेंटीमेंट्स की वजह से होता है, यानी कि मार्केट में डिमांड सप्लाई ह्यूमन न्यूज़ के ऊपर होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिजनेस के ऊपर होता है। तो शॉर्ट टर्म में आप बोल नहीं सकते कि मार्केट कहाँ जाएगा। इसीलिए अगर आपको पैसा 2 से 3 साल में चाहिए तो स्टॉक मार्केट अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा आपके लिए। तीसरा सवाल, जो कि आपके पास जो पर्सनल क्वालिटीज है इन्वेस्टमेंट के लिए, पर्सनल क्वालिटीज जैसे कि पेशेंस, डिसिप्लिन, इंडिपेंडेंट नॉलेज, फ्लेक्सिबिलिटी, और ऐसी आपको क्वालिटीज होनी चाहिए। आपको मैं बता दूं कि पेशेंस का मतलब क्या है। देखिए कोको कोला से वॉरेन बफेट ने कम से कम $2 बिलियन से ऊपर कमाए हैं। $2 बिलियन बहुत ही बड़ी अमाउंट होती है। लेकिन एक बार यूएसए में एक मीटिंग में, फंड मैनेजर्स की मीटिंग में पूछा गया था कि आप में से किन किन लोगों ने कोको कोला स्टॉक्स को खरीदा था। सब ने लगभग हाथ उठाया कि हाँ हमने कोको कोला स्टॉक खरीदा था। लेकिन वॉरेन बफेट ने कोको कोला स्टॉक खरीदा ही नहीं था। 1984 से होल्ड किया था, खरीदना चालू किया था। आज तक वो वॉरेन बफेट होल्ड करते हैं, यानी कि इतना टाइम तक उन्होंने होल्ड किया, इसलिए उनको इतना रिटर्न मिला। लेकिन लोग क्या करते हैं कि डबल होते ही बेच देते हैं या फिर 30-40% बढ़ने पे बेच देते हैं। इस पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में। अगर वॉरेन बफेट जैसे कोई होल्ड करके रखते इतने टाइम तक तो वो भी इतना ज़्यादा पैसे कमा सकते थे, लेकिन लोगों ने होल्ड नहीं किया। जो पेशेंस क्वालिटी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पर्सनल क्वालिटीज होनी चाहिए ऐसी आपके पास, इसके बाद ही आप इन्वेस्ट करें। ये थे 3 मिरर टेस्टिंग के क्वेश्चन। इसके बाद हम जाने वाले तीसरा पॉइंट, इज दिस राइट टाइम टू इन्वेस्ट। क्या ये सही टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए? मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है और आपको लगता है कि ये सही टाइम है या नहीं है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा कोरिलेशन है, लेकिन आप इकोनॉमी को प्रेडिक्ट कर सकते हो। यूएसए में बहुत सारे फुल टाइम एम्प्लॉयज होते हैं जो कि इकोनॉमिस्ट होते हैं और इनका काम ही बस ये होता है कि इकोनॉमी को प्रेडिक्ट करना है कि इंटरेस्ट रेट क्या रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई 2 बार कंसिस्टेंटली 2 बार भी अगर कोई इंटरेस्ट रेट प्रेडिक्ट कर सके तो वो मिलीनियर आराम से हो सकता है। ऑथर ने कहा है कि लेकिन सब जॉब पे है, कोई मिलीनियर नहीं है और सैलरी पे काम कर रहे हैं, इसीलिए इंटरेस्ट रेट प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप इकोनॉमी को प्रेडिक्ट करने के लिए 14 मिनट्स लगाते हो तो आपने 12 मिनट वेस्ट किए हैं, ऐसा ऑथर ने क्लियरली कहा है। तो आप इकोनॉमी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ऑथर ने एक बहुत ही आराम से कॉकटेल थियरी समझाई है। इस थियरी से आपको समझ जाएगा कि इकोनॉमी ऊपर है कि नीचे। 4 स्टेजेस में ये कॉकटेल थियरी डिवाइड है। पहला स्टेज में एक डॉक्टर और एक फंड मैनेजर एक पार्टी में जाते हैं, कॉकटेल पार्टी में। उस टाइम फंड मैनेजर को पूछते हो कि आपका काम धंधा क्या है। दूसरे और डॉक्टर के पास जाके सब ज़्यादातर भीड़ होती है और वहाँ पे प्लेग के बारे में पूछते हैं कि कैसे ठीक किया जाए। जब स्टेज 2 आता है तो मार्केट, तो जब थोड़ी पब्लिक होती है वो फंड मैनेजर के पास आके बोलती है कि स्टॉक मार्केट रिस्की है। उसके बाद स्टेज 3 में पब्लिक आगे बोलती है फंड मैनेजर को कि कौन कौन से स्टॉक्स खरीदने चाहिए आपके हिसाब से। स्टेज 4 में पब्लिक आगे बोलती है कि ये स्टॉक खरीदो। फंड मैनेजर को ही बताती है कि आपको ये स्टॉक खरीदना चाहिए। इवन डॉक्टर आके बोलता है कि ये स्टॉक खरीदने चाहिए। स्टेज 4 में मान लीजिएगा कि मार्केट बहुत ही रिस्की है, मार्केट बहुत ही हाई पहुंच चुका है और हो सकता है कि अभी ये मार्केट डाउन जाने वाला है। दिसंबर में 2019 दिसंबर में मैंने भी ये सिचुएशन फेस की थी। मेरे जिम ट्रेनर ने मुझे कहा था कि आपको फार्मा कंपनी का स्टॉक रेकमेंड किया था, ये खरीदना चाहिए, ये बढ़ने वाला है 30-40% पर ईयर। मैंने एक सवाल पूछा कि आप फार्मा कंपनी समझते हो कि कैसे ये कंपनी वर्क करती है। उन्होंने बोला नहीं, मुझे किसी न्यूज़ में देखा है मैंने। तो मैं दिसंबर 2019 की बात है और रियलिटी में उसके बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे जाना शुरू हो गया। आप देख सकते हो चार्ट। तो अगर आपको कॉमन मैन आप जब रास्ते में जाते हो और आपको हर कोई स्टॉक रेकमेंड करना चालू कर दे तो मान लीजिए कि मार्केट सही ऊपर तो नहीं पहुंच गया, पी रेशियो चेक करिएगा। उसके बाद वेयर विल यू फाइंड 10 बैगर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। अभी जो आने वाले 2-3 मिनट है, पूरी बुक का सबसे मेन पॉइंट है ये।
मेरे अंकल जो कि हार्डवेयर शॉप चलाते हैं, बहुत ही फेमस हार्डवेयर शॉप है नई मुंबई में उनकी। 1 साल पहले मैं उनकी दुकान पे गया था, उसी टाइम उन्होंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था। कंपनी का नाम था ग्राफाइट इंडिया। उन्होंने मुझे पूछा कंपनी कैसी है, लेकिन मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि आपने इसमें इन्वेस्ट क्यों किया है। उन्होंने बोला कि न्यूज़ में आई और कंपनी अच्छी है। मैंने बोला ग्राफाइट होता क्या है। उन्होंने बोला ग्राफाइट होता क्या है वो तो पता नहीं, लेकिन न्यूज़ वाले बोल रहे थे कि बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो फिर मैंने उनसे ये पूछा कि आप हार्डवेयर में आप कौन सा आपके यहाँ सबसे ज़्यादा बिकने वाला पेंट है। उन्होंने बोला एशियन पेंट। कौन सा प्रोडक्ट है जो नॉर्मली पब्लिक खरीदती है, कंज्यूमर, फेविकॉल ऐसा, यानी कि पेडिलाइट कंपनी। कौन सा प्रोडक्ट है जो कि टूल्स में चलती है। उन्होंने बोला टपारिया टूल्स। और कौन सा कंपनी है जो पब्लिक मांगने आती है ड्रिल मशीन और ये सब के लिए। इन्होंने बोला बॉस्को। तो ये जो कंपनीज के मैंने जो नाम बताया है, अगर इन कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्ट किए होते तो बहुत ही अच्छे रिटर्न मिल जाते। लेकिन इन्होंने कौन से कंपनी में इन्वेस्ट की जिनका बिजनेस ही इनको पता नहीं, इनको ग्राफाइट का मतलब पता नहीं, और इन्होंने ग्राफाइट कंपनी में इन्वेस्ट किया, ग्राफाइट इंडिया। वो कंपनी 90% ऑफ द कैपिटल खो चुकी है, इतना स्टॉक डाउन जा चुका है और उनको समझ में नहीं आ रहा बेचे ना बेचे। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट कर लिया था। लेकिन कोई नहीं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप इस लर्निंग को ले लीजिए कि आप जिस भी सेक्टर में हो, अगर आप एम्प्लॉय हो, अगर आप डीमार्ट में भी काम करते हो तो आपको डीमार्ट का बिजनेस के बारे में जो पता है वो 70% ऑफ लोगों को नहीं पता है। अगर आप डॉक्टर हो तो आपको फार्मा कंपनीज के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप जिम ट्रेनर हो तो आपको जिम की जो कंपनीज है लिस्टेड उसके बारे में पता होना। अगर आप CA हो तो आपको हो सकता है कि बैंकिंग और फाइनेंस की ज़्यादा नॉलेज हो, तो उस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। देखिए जो ये बुक में बहुत ही अच्छी स्टोरी है, यू कैन विन। इसके पेज नंबर 3 में हफीज़ नाम का एक फार्मर था। हफीज़ नाम का फार्मर था और वो बहुत ही खुश था अपनी लाइफ में। एक बार बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति उसके लाइफ में आके वो बोलता है कि आपको पता है हीरे क्या होते हैं। तो वो बोलता है हीरे क्या होते हैं। हीरे यानी कि डायमंड, और डायमंड अगर आपके पास हो तो आप सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं और आप इस कंट्री को भी खरीद सकते हो। तो हफीज़ रातों रात सोचने लग जाता है कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। अपने घर को, अपने जो महल को बेच के चला जाता है और डायमंड के खोज में। बहुत टाइम हो जाता है लेकिन डायमंड तो मिलता नहीं है, लेकिन जो भी पैसे थे वो सब चले गए, फैमिलीज़ को लेके बाहर चला जाता है। लेकिन एक बार जिस आदमी को उसने वो घर महल बेचा होता है, वो आदमी पानी पिला रहा होता है कैमल्स को, और पानी पिलाते पिलाते उसे एक स्टोन दिखता है जो कि बहुत ही चमक रहा होता है। उसे अच्छा लगता है वो स्टोन, वो ला के अपने महल में रख लेता है सामने। एक बार वही वाइज मैन आके पूछता है कि हफीज़ कहाँ है। उन्होंने बोला हफीज़ तो चला गया मुझे ये घर बेच के। उसके बाद वो जो स्टोन होता है उसे वाइज मैन देख के बोलता है ये तो हीरा है, ये तो बहुत ही महंगा है। तो उन्होंने बोला नहीं, ये तो एक पत्थर है, ये तो बहुत सारे पड़े हैं हमारे गार्डन में। तो वो जब जाके देखते हैं तो रियल में वो डायमंड्स होते हैं। और इस मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि आपके पास जो नॉलेज है वो रियल में डायमंड है। दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ देखने जाते हो कि, लेकिन आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो देखिए पहले। आप जिस फील्ड में काम करते हो उस फील्ड में क्या अपॉर्चुनिटी है, जिस फील्ड में आप काम करते हो उस सेक्टर के जो स्टॉक्स है उसे देखिए, उसे समझिए और उसी में इन्वेस्ट करिए। वॉरेन बफेट नहीं कहते हैं कि ज़्यादा स्टॉक्स खरीदिए, 10 से 15-20 स्टॉक्स बहुत हो जाते हैं। और आप जिस सेक्टर में हो उसमें ऐसा बहुत चांसेस है कि वो अच्छी कंपनी हो। और रियलिटी में क्या होता है कि डॉक्टर्स खरीदते हैं ऑयल स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर, जो कंपनी समझ में नहीं आती। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आप सॉफ्टवेयर स्टॉक्स खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप डॉक्टर हो और ऑयल कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, इसका मतलब आपको ऑयल के बारे में ज़्यादा पता है फार्मा से ज़्यादा। ऐसा ऑथर ने बताया कि आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड का बेनिफिट उठाओ और कॉमन नॉलेज का बेनिफिट उठाओ। ऐसे ही आपको 10 बैगर्स मिलने वाले हैं। पहला स्टेप हो गया। अभी तक तो आपने कंपनीज के प्रोडक्ट्स देखे हैं कि आप डॉक्टर हो तो आपको पता चलेगा ये कंपनी ये मेडिसिन ज़्यादा बिकती है, ये ड्रग्स ज़्यादा बिकता है। अभी तो आपको प्रोडक्ट मिल गया है। अभी प्रोडक्ट मिलने के बाद ये तो पहला स्टेप हुआ। अभी देखिए क्या इस प्रोडक्ट का कंपनी के बॉटम लाइन में क्या इफेक्ट है। बॉटम लाइन यानी कि कंपनी की जो नेट प्रॉफिट होती है, यानी कि नीचे जो मेन प्रॉफिट होता है उसमें इसका क्या इफेक्ट है, कितने परसेंटेज ऑफ दी प्रॉफिट ये प्रोडक्ट कवर करता है। उसके बाद आपको लगता है कि हाँ अच्छे खासे प्रोडक्ट है और अच्छे खासे प्रॉफिट कवर करता है। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन रहेगा कि स्टॉक्स को बेचे कब, खरीदे कब। इसके लिए ऑथर ने 6 कैटेगरीज दी है। उस 6 कैटेगरीज में आप स्टॉक्स को डिवाइड करिएगा। 6 कैटेगरीज में जैसे ही आप स्टॉक्स को डिवाइड करते हो आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक्स को बेचना कब है और होल्ड कब करना है। सबसे पहला है स्लो ग्रोअर, यानी कि ऐसी कंपनी जो बहुत बड़ी हो चुकी है। अभी वो कंपनीज का डबल होना बहुत ही कम चांसेस होता है, बहुत ही रेयर सिचुएशन में ऐसा होता है। लेकिन इनका मार्केट कैप इतना बड़ा होता है कि इनका धीरे धीरे ही बढ़ती है। मैं एग्जांपल दूँ तो ऑयल कंपनीज
इस टाइम पे बहुत ही बड़ी कंपनीज हो चुकी है, क्योंकि इंटरनेट और सॉफ्टवेयर बूम आने से पहले ऑयल कंपनीज का ज़्यादा बूम था, तो ये अभी पैसे कमा रही है। इनका जो ग्रोथ फेज है, ग्रोथ नहीं है, इनका मैच्योरिटी फेज है, तो अभी कैश काउ बन चुकी है सब। तो ये सब कंपनीज बहुत ही बड़ी कंपनीज है। अभी सिर्फ आप डिवाइड करके रख लीजिए कंपनीज में, बाद में मैं आपको सेल कब करना है, परचेस कब करना है, उसकी स्ट्रेटेजीज बोलूँगा। जैसे ही आप आगे जाओगे आपको समझ जाएगा कि सेल परचेस कब करना है। अभी बस आप जो कंपनीज आप चूज करते हैं उसको डिवाइड कर दीजिए कि ये कंपनीज कौन सा कैटेगरी में फॉल करती है। तो सबसे पहले आपने देख लिया कि ये कंपनी बहुत ही बड़ी है। इन बड़ी कंपनी का सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि ये डिविडेंड्स देती है पब्लिक को। इनके पास कैश बहुत होता है, मार्केट कैप बहुत होता है, तो डिविडेंड्स देती है। दूसरा है स्टालवार्ट्स यानी कि ऐसी कंपनीज जो कि कंपैरेटिवली बड़ी तो है लेकिन ग्रोथ भी बहुत है उनमें, जैसे कि कोको कोला हो गए, जैसे कि मैकडोनल्ड्स हो गई। इनके पास ग्रोथ भी बहुत है, ये और भी बहुत जगह जाके अपना स्टोर्स ओपन कर सकती है। इनके पास ग्रोथ भी है, ग्रोइंग भी है। इन कंपनीज की ग्रोथ रिलेटिवली थोड़ी ज़्यादा होती है, स्लो ग्रोअर से, और मार्केट कैप भी बहुत ही बड़ा होता है। उसके बाद है फास्ट ग्रोअर्स यानी कि ऐसी कंपनी जिसकी ग्रोथ आगे फ्यूचर में बहुत है। अभी हो सकता है कि आपको थोड़ी ज़्यादा पीई पे मिले, लेकिन आपको पता है कि फ्यूचर में इस कंपनी की ग्रोथ बहुत है। उसके बाद है साइक्लिकल्स यानी कि ऐसी कंपनी जो फॉर एग्जांपल डिफेंस कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो वो उसके प्राइस ऊपर चली जाती है, जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है तो नीचे हो जाती है। ये साइकिल के बेसिस पे काम करती है। इसमें भी आपको दिमाग लगा के सेल और परचेस करनी पड़ेगी। उसके बाद एसेट प्लेयर्स यानी कि ऐसी कंपनी जिसके पास एसेट्स पड़ा हुआ है, जिसके पास कैश है या लैंड है। ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स भी हो सकते हैं, जैसे एसेट्स है लेकिन पब्लिक को अभी तक दिख नहीं रहा है कि इसके पास क्या एसेट्स है, वो आप ढूंढ सकते हो। अगर आपको वो कंपनी है तो आप देख सकते हो कि हाँ इसके पास इतना एसेट्स है, लेकिन मार्केट में अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। उसके बाद टर्न अराउंड यानी कि ऐसी कंपनी जो कि अभी रिकंस्ट्रक्शन फेज पे चल रही है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल येस बैंक के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन हाँ रिकंस्ट्रक्शन फेज में चल रही है। मैंने कुछ ना तो बैलेंस शीट पढ़ी है ना कोई न्यूज़ पढ़ी है, मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका एप्पल कंपनी का जब टर्न अराउंड हुआ था तो वो फेज में थी वो टर्न अराउंड के। अभी तो बहुत ही बड़ी कंपनी हो चुकी है। तो ये कंपनी ज़्यादातर रिस्की होती है इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये 6 कैटेगरीज में आपने उस स्टॉक को डिवाइड कर लिया है। पार्ट 5 में मैं आपको बताने वाला हूँ अर्निंग के बारे में कि अर्निंग कितनी इंपॉर्टेंट है। चाइना के साथ इंडिया की वॉर होने वाली है, पाकिस्तान के साथ वॉर होने वाली है, पॉलिटिकल ये होने वाला है। लॉन्ग टर्म में कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि अभी तक इतनी सारी वॉर हुई है, बहुत सी चीज़ें हुई है। कोरोना वायरस से भी डेंजरस वायरस आया हुआ था, लेकिन दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में कंपनीज के लिए एक ही चीज़ मैटर करती है, एक ही चीज़ यानी कि अर्निंग। कंपनी पैसा कितना कमाती है। इसके पहले मैंने आपको 6 कैटेगरीज में कंपनीज डिवाइड करनी कही थी। ये 6 कैटेगरीज का इंपॉर्टेंस मैं बताता हूँ। इन सिचुएशन 50% जब अप हो जाती है तो आपको कन्फ्यूजन होगी कि इसे बेचे या ना बेचे। तो अगर ये फास्ट ग्रोअर है यानी कि अभी तक ये कंपनी बढ़ने वाली है, ये कंपनी ऐसी है जो कि बहुत 10 बैगर 20 बैगर, ये रॉयल इनफील्ड, ये आइशर मोटर है आपकी। ये इस कंपनी को अगर आप 20 साल तक होल्ड करके रखते हो तो आपको इतना पैसा कमा के दे सकती है जो कि कोई बिजनेस नहीं दे सकता दुनिया का। 50% के आसपास कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ होती है इसकी। और लोग क्या करते हैं कि 30% 50% बढ़ने पे बेच देते हैं, लेकिन आपको देखना है कि अगर ये बड़ी कंपनी है यानी कि स्लो ग्रोअर है और ये 30% 50% बढ़ती है तो आपको बेच देना चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा ग्रोथ बड़ी कंपनी में मुश्किल है। अगर ये टर्न अराउंड है तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। इसीलिए आपको सेलिंग और बाइंग में बेनिफिट करेगा अगर आप 6 कैटेगरीज में कंपनीज को डिवाइड करते हो। तो अभी आप आते हैं अर्निंग पे कि अर्निंग कितनी इंपॉर्टेंट है। अर्निंग में भी स्पेसिफिकली आपको देखना है पी रेशियो, कंपनी की पी रेशियो क्या है और कंपनी के जो इंडस्ट्री है एवरेज पी रेशियो क्या है, ये आपको देखना है। और आपने जो कैटेगरी में कंपनीज को डिवाइड किया है उसमें आपको एक स्टोरी रखनी है। फॉर एग्जांपल आप डीमार्ट का स्टॉक खरीदते हो तो आप किस बेसिस पे खरीदते हो कि आज कंपनी के पास एक्स नंबर ऑफ स्टोर्स है, कल जाके कंपनी के पास ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है, कंपनी ने सिर्फ अभी नॉर्थ साइड में और साउथ साइड में बाकी है कंपनी का ईस्ट साइड में पूरा बाकी है एक्सपेंशन प्लान, इसलिए आपकी ये स्टोरी हो सकती है। अगर कंपनी के स्टोर्स बंद होने जाते हैं तो यानी कि आपके स्टोरीज में नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है और वो टाइम हो सकता है आपका बेचने का। तो हर एक कंपनी को खरीदते टाइम एक स्टोरी बना लीजिए कि ये आपकी स्टोरी है, जो कि आप बच्चे को भी बोल सको कि इस कंपनी को मैंने इसलिए खरीदा है क्योंकि इस कंपनी के पास ये प्लान्स है, इस कंपनी ने ये कहा था और ये कंपनी ऐसे ग्रो होगी। तो ये आपको स्टोरी हर एक कंपनी को देनी पड़ेगी। अगर ये समझो टर्न अराउंड है तो अगर ये कंपनी का कर्जा इतना कम होता है तो इसलिए मैंने इन्वेस्ट किया है कि ये कंपनी का कर्जा इतना कम हो गया है और आगे जाके ये अच्छी करेगी, तो ये टर्न अराउंड की स्टोरी होगी। अगर ये फास्ट ग्रोअर है
तो आपकी स्टोरी हो सकती है कि इसकी जो डिमांड है मार्केट में वो बहुत ही ज़्यादा है, अगर डिमांड कम होने आ गई तो आप बेच सकते हो। तो ये स्टोरी का बेनिफिट होता है, हर एक कंपनी में एक एक स्टोरी डालनी पड़ेगी आपकी जो कि छोटी हो और आप किसी को भी समझा सको। अभी आते हैं 7वें पॉइंट के, जो कि सम फेमस नंबर, ऐसे नंबर्स जो कि देखने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नंबर्स को अच्छे से एनालाइज करते हो तो आप लगभग पूरा फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो इस कंपनी। सबसे पहला नंबर होता है कि परसेंटेज ऑफ सेल ऑफ द प्रोडक्ट देखना है। आपने जो प्रोडक्ट चूज किया है, जिस बेसिस पे आपने कंपनी को खरीदा है, उसका परसेंटेज क्या है सेल्स पे, वो आपको देखना है, वो ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद आपको कंपनी की पी रेशियो देखनी है। पी यानी कि आप मेरा प्रीवियस ये वीडियो देख सकते हो, इस वीडियो में आपको पी के बारे में पता चल जाएगा। पी यानी कि प्राइस टू अर्निंग। फॉर एग्जांपल इस कंपनी के 10 पी रेशियो, यानी कि इस कंपनी के अर्निंग से आपके जो पैसे भरे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो कवर करने के लिए 10 साल लग जाएंगे। अगर आपको डिटेल में समझना तो इस वीडियो को आप देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से समझाया पी रेशियो क्या होती है। और पी में भी एक स्पेसिफिकली मैं ये बताऊंगा कि कंपनी की जो ग्रोथ रेट है, यानी कि अगर आप मानते हो कि कोको कोला कल जाके 15% ग्रोथ करने वाली है एनुअली, तो उसकी पी रेशियो अगर 15 होती है तो ये फेयरली वैल्यूड कंपनी है। ये कंपनी की पी रेशियो बराबर है, ना ज़्यादा ना कम। उसके बाद आपको देखना है कि कैश पोजीशन क्या है, कंपनी के पास कैश कितना है। कैश एक रियल बैलेंस होता है, बैंक में बैलेंस कितना है। आपको ये भी देखना है कैश पर शेयर कितना है, क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए अगर कैश पर शेयर कभी कभी बाय चांस मार्केट उसे अंडर वैल्यूड कर लेता है और मार्केट की इस गलती का फ़ायदा उठा सकते हो। फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि कंपनी के पास कैश इतना सारा है, कैश पर शेयर इतना सारा है और कंपनी मार्केट में उस लेवल पे ट्रेड नहीं कर रही, तो आप कंपनी को खरीद सकते हो। तो आपको कैश देखना चाहिए कंपनी में कितना। आपको कंपनी में देखना है कि कंपनी के पास कर्जा कितना है। आपको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखनी चाहिए, कंपनी के पास कर्जा कितना है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आपको स्किनर पे और कहीं पे भी मिल जाए, स्किनर पे मिल सकती है और मनी कंट्रोल पे भी मिल जाएगी। आपको सब ईजिली आपको देखना है कि कंपनी का डेप्थ कितना और उसकी इक्विटी कितनी है। उसकी इक्विटी ज़्यादा होनी चाहिए और डेप्थ कम होना चाहिए, वरना कंपनी के इंसॉल्वेंसी के चांसेस ज़्यादा हो जाती है अगर ज़्यादा कर्जा लेके कंपनी खराब परफॉर्म करती है। तो आज आपको देखना है कि कंपनी डिविडेंड देती है कि नहीं। अगर कंपनी स्लो ग्रोअर है, यानी कि बड़ी कंपनी है, कंपनी का कैश रहेगा और वो डिविडेंड नहीं दे रही है, तो आप शायद स्टॉक्स को बेचने में ही भलाई है, क्योंकि हो सकता है कि ये सत्यम जैसी कंपनी हो। तो आपको अगर बड़ी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो तो डिविडेंड ऑब्वियसली आपको मिलना चाहिए। अगर डिविडेंड नहीं मिले तो कंपनी की ग्रोथ होनी चाहिए। जैसे वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर है तो डिविडेंड नहीं देती, लेकिन कंपनी की ग्रोथ ही ऐसे होती है कि उसकी एक शेयर की वैल्यू करोड़ में है, अगर मैं इंडियन रुपीस में बात करूँ तो। उसके बाद आपको कंपनी की बुक वैल्यू देखनी चाहिए। अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सी बात बताता हूँ। बुक वैल्यू के हिसाब से जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि कंपनी के पास जो लाइबिलिटीज़ है वो रियल लाइबिलिटीज़ है, यानी कि वो पैसा देना ही देना पड़ेगा कंपनी के पास। लेकिन कंपनी के पास जो एसेट्स है वो रियल एसेट्स नहीं है। हो सकता है कि वो ओवर वैल्यूड हो, ओके। अकाउंटिंग से मैनिपुलेशन भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो और आप देख रहे हो कि कंपनी के पास डेप्थ इतना है, लेकिन कंपनी के पास जो एसेट्स है उसमें एसेट्स में भी इन्वेंट्री में अगर आप जाओगे तो इन्वेंट्री में वर्क इन प्रोग्रेस वाली जो इन्वेंट्री है, कंपनी एक टी शर्ट बनाती है तो टी शर्ट बनाने का एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले कॉटन आता है, कॉटन के बाद जो प्लेन टी शर्ट बनेगा, फिर वो फिनिश गुड जो फाइनल टी शर्ट बनना है। लेकिन कॉटन अगर मार्केट में बेचने जाएगी तो बिक जाएगा, फिनिश गुड भी बेचने जाएगी तो बिक जाएगा, लेकिन बीच वाला जो टी शर्ट है जो बीच में वर्क इन प्रोग्रेस है वो बिकेगा नहीं। तो वो भी उसकी जो वैल्यू है वो भी एसेट्स में इंक्लूडेड होती है। तो एसेट्स को आपको अच्छे से एनालाइज करना है और बुक वैल्यू के बेसिस पे आप करते हो तो कंजर्वेटिव वे में आपको जाना है। आपको एग्जैक्टली बुक वैल्यू नहीं देखनी है, आपको एसेट की वैल्यू ध्यान से देखनी है और आपको ये वर्क इन प्रोग्रेस और ये सब हटा देना है एसेट की वैल्यू से, तभी आप एग्जैक्टली अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट वे में बुक वैल्यू कैलकुलेट करके इन्वेस्ट। अगर हिडन एसेट ये एक ऐसा नंबर है जो कि आपको बहुत ही अकाउंटिंग की नॉलेज है या फिर एक इंडस्ट्री के बारे में इन डेप्थ नॉलेज है, तभी आपको पता लगता है। हिडन नंबर यानी कि कोई कैश का बैलेंस हो सकता है, यानी या फिर हो सकता है कि उसकी जो कोको कोला का एग्जांपल लेता हूँ, कोको कोला का जो इनटेंजिबल एसेट है वो बहुत ही ज़्यादा है। हो सकता है कि कंपनी ने अकाउंटिंग रेस्ट्रिक्शन के वजह से बैलेंस शीट में वो नहीं दिख रहा हो, लेकिन कोको कोला की पॉपुलैरिटी देख के आपको लगता है कि हाँ इसका एसेट ज़्यादा है। तो ये सब हिडन एसेट होते हैं, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेज चाहिए रहती है। उसके बाद आपको देखनी है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में आपको बहुत ही ज़्यादा इंसाइट्स मिलने वाली है। देखिए कंपनी में ज़्यादातर फीफो और लीफो मेथड फॉलो होता है। फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो यानी कि लास्ट इन लास्ट आउट। 30 साल पहले कंपनी ने गोल्ड खरीदा था $40 पर आउंस और कल ही कंपनी ने गोल्ड खरीदा है $400 पर आउंस। तो अभी जब कंपनी सेल करने वाली है वो $450 पर आउंस पे सेल करने वाली है। यानी कि अगर मैं फीफो मेथड लगाता हूँ और लीफो मेथड लगाऊँ तो दोनों में प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाएगा। अगर मैं फीफो मेथड लगाता हूँ यानी कि 450 जो सेल्स क्या है माइनस
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी फर्स्ट कौन सा आया था, वो पहले 30 साल वाला फर्स्ट आया था, अगर वो बिका नहीं है तो वो पहले माइनस करेगा, यानी कि 40, तो 40 में से माइनस करूंगा तो 410 मेरा प्रॉफिट होगा। अगर मैं लीफो मेथड यूज करता हूँ तो 450 माइनस जो यस्टरडे आया था लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट आया था 400 वाला, वो माइनस करूंगा, मेरा प्रॉफिट होगा 50 रुपीज। एक साइड होता है 410, दूसरी साइड होता है 50, यानी कि प्रॉफिट में इतना बड़ा डिफरेंस आ सकता है इन्वेंट्री के वजह से। इसलिए आपको इन्वेंट्री का नंबर बहुत ही अच्छे से चेक करना चाहिए। और दूसरा आपको ये भी चेक करना चाहिए कि कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ हो रही है और कंपनी की जो इन्वेंट्री ग्रो हो रही है, क्या उसका डिफरेंस, उसमें कोरिलेशन चेक करना है। फॉर एग्जांपल कंपनी की जो सेल्स है वो 10% बढ़ रही है, कंपनी की इन्वेंट्री 30% बढ़ रही है, तो ये नेगेटिव साइन है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। कंपनी कार मैन्युफैक्चर करती है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन क्योंकि अगर इन्वेंट्री पड़ी है तो वो बेचना तो पड़ेगा इन्वेंट्री, और ये पुरानी इन्वेंट्री होती है, तो पुरानी इन्वेंट्री अगर आप नए मार्केट में सेल करने जाते हो तो हो सकता है उसे नया वाला दाम ना मिले। तो ऑटो कंपनी है तो ज़्यादा कंपनी नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख की गाड़ी है तो वो 5 लाख से 20-30 हज़ार या 50 हज़ार ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन अगर आप कपड़े बेचते हो और आपके पास बहुत सारी इन्वेंट्री पड़ी है पुरानी, क्लोथिंग इंडस्ट्री में ट्रेंड बहुत जल्दी चले जाते हैं, तो ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, तो अगर 1 साल के बाद उस कंपनी में जो कपड़े उन्होंने जो बनाए थे फिनिश गुड, जो इन्वेंट्री बहुत सारी पड़ी है, उसका ट्रेंड ही चला गया, तो वो अगर 300 रुपये का शर्ट होगा तो वो 300 में नहीं बिकेगा, वो 30 रुपये में भी बिक सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि जो इन्वेंट्री कंपाइल हो रही है, इन्वेंट्री ग्रोथ हो रही है, वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सेल्स के हिसाब से ही होनी चाहिए या सेल्स से कम। बाद आपको ध्यान देना है कि कंपनी का पेंशन प्लान और ऐसे बहुत से प्लान्स होते हैं जो एम्प्लॉयज़ के लिए कंपनी फंड रखती है अलग से। अगर फॉर एग्जांपल अनफॉर्चुनेटली कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है और कंपनी में सब एसेट्स बेचती है कंपनी, तो सबसे प्रायोरिटी कंपनी की यही होती है कि इस फंड के रेगुलेशंस को कंप्लाई करके इनको पहले एम्प्लॉयज़ की पेमेंट करनी पड़ती है। ये तो 7 चीज़ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बुक में, मैंने आपको बता दी है। लेकिन अभी आते हैं बोनस पार्ट। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो इस बोनस पार्ट का आपको बेनिफिट दे के ही रहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिएगा, बोनस पार्ट में मैं आपको 2 चीज़ें बताने वाला हूँ, ऐसी कुछ चीज़ें जो कि ऑथर पीटर लिंच, इनकी स्टाइल है, ये जब स्टॉक चूज़ करते हैं तो ये सब चीज़ें देखते हैं, और ये अपनी उनकी स्टाइल है, तो ये सब उनकी स्टाइल में आपको बताने वाला हूँ। और दूसरी चीज़, मैं ऐसी कुछ बातें बताने वाला हूँ जो स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करने जाओगे तो ऐसी पब्लिक आपको मिलेगी, और अगर आप न्यू इन्वेस्टर हो या फिर आप बहुत टाइम से इन्वेस्ट करते हो, ऐसे लोग, ऐसी कुछ बातें आपको नॉर्मली मिलने वाली है जो कि बहुत डेंजरस हो सकती है आपके लिए। पीटर लिंच इन्वेस्ट करते हैं तो ये 13 एट्रीब्यूट्स है जो कि देखते हैं। इस 13 एट्रीब्यूट्स में से जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है वो है इट साउंड्स डल, यानी कि कंपनी का जो नाम है वो ऐसा नाम है जो इतना डल है कि कोई एनालिस्ट ना तो इसे कवर करेगा, ना इसे कोई कवरेज मिलेगी, लेकिन कंपनी प्रॉफिट कमाती जाएगी। जब इसे कवरेज मिलेगी तब तक आपने इन्वेस्ट कर दिया होगा और तब तक ये बहुत ही बड़ी कंपनी बन चुकी होगी और आपने बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा लिए होंगे। फॉर एग्जांपल बड़ी कंपनीज जैसे कि स्पाइक इंटरनेशनल, किंगफिशर, इससे अच्छा पेप बॉय और ऐसी कंपनीज में ऑथर इन्वेस्ट करते हैं। ये ऑथर की पर्सनल स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है। सेकंड पॉइंट है इट डज समथिंग डल, यानी कि कंपनी काम ही ऐसा करती है जो कि पब्लिक को पसंद नहीं है, कोई देखेगा नहीं। कंपनी प्रॉफिट कमाएगी लेकिन अभी तक मार्केट ने उसे वो रिवॉर्ड नहीं, लेकिन अभी तक मार्केट ने उसे रिकग्नाइज नहीं किया, बाद में आगे जाके कर सकती है। जैसे कि कंपनी बॉटल कैप बनाती है, कंपनी जूते बनाती है, कंपनी कार को रेंट करती है, ऐसे काम। उसके बाद इट डज समथिंग विच इज़ डिसएग्रीएबल, यानी कि जैसे कि कोई क्लीनिंग का काम, कोई ड्रेनेज का, ऐसे ऐसे काम करते हैं ऐसे कंपनी जो कि डिसएग्रीएबल है, मार्केट कोई देखेगा भी नहीं, कोई फंड मैनेजर न्यूज़ में कोई कवर भी नहीं करेगा कि ऐसी कंपनीज का एनालिसिस करना। तो ये ऑथर ज़्यादातर ये कंपनीज को देखते हैं जहाँ पे लोगों की नज़र नहीं है। उसके बाद है जिसके बारे में इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग बहुत ही कम है, या फिर वो स्पिन ऑफ है। स्पिन ऑफ यानी कि बड़ी कंपनीज क्या होती है कि अपने जो छोटे यूनिट्स होते हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट कभी कभार देते हैं तो वो अलग से लिस्टेड कंपनी कर लेते हैं ताकि वो अपना अलग बिजनेस ऑपरेट करें, तो वो कंपनीज़ के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा फोकस करते हैं। उसके बाद र्यूमर्स होते हैं ऐसे ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जैसे कि ये माफिया वाली कंपनीज़ है, जैसे कसिनो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दे सकता है, लेकिन पब्लिक को ऐसा लगता है कि ये माफिया टाइप और या फिर कुछ रेस्ट्रिक्शन और ऐसा लगता है, इसलिए जनरल पब्लिक उससे दूर ही होती है और इन्वेस्टर्स भी बड़े बड़े से दूर होते हैं। लेकिन कंपनी प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है और आगे जाके जब कंपनी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करने वाली है, जब मार्केट की जब नज़र पड़ती है कि इतना पैसा है कंपनी के पास, तब मार्केट उसे बहुत ओवर वैल्यू कर देता है और उस टाइम आप निकल सकते हो। ऐसा ऑथर की इन्वेस्टिंग स्टाइल है। उसके बाद
कंपनी जो है वो डिप्रेसिंग है, यानी कि जैसे कि कोई फ्यूरिनल। और उसके बाद कुछ ऐसी बातें जो कि ऑथर ने कही है कि कंपनी जो है वो डेली बेसिस पे हम उसकी कंजम्पशन करते हैं, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर हो गया, कोई ग्रॉसरी हो गई, जैसे कि कोई सीक्रेट कंपनी या कोई सीक्रेट कंपनी या ड्रग्स की कंपनीज, ऐसे कंपनीज़ को हम पब्लिक ज़्यादातर डेली यूसेज में लेती है। और दूसरी ओर जैसे कि टॉयज़ की कंपनी हो गई, टॉयज़ साल में एक बार कोई ना कोई लेगा, तो बच्चों के लिए टॉयज़ साल में एक बार ले लिया, लेकिन ये सब चीज़ें डेली कंजम्पशन होती है। तो ऑथर प्रेफर करते हैं कि ऐसी कंपनी जिसके प्रोडक्ट्स पब्लिक डेली यूज़ करती हो, ऐसी कंपनी को तो बहुत प्रेफर करते हैं। अगर आपको कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर या इंटरनेट टेक्नोलॉजीज नहीं समझती है तो ऐसी कंपनी चूज़ करिए कि जो ये जो कंपनीज है कौन से कंपनीज को ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल डेटा कलेक्शन सर्विस कोई ग्रोसरी मार्ट ले रहा है, या फिर वेबसाइट डिज़ाइनिंग की सर्विस ले रहा है ग्रोसरी मार्ट, तो जो कंपनीज उसके फील्ड में रहेगी वहाँ पे बहुत कंपटीशन चल रहा होगा, जो टेक्नोलॉजी कंपनी है वहाँ पे कंपटीशन चल रहा होगा, तो वो प्राइस कम से कम रहेगी और वो फ़ायदा होने वाला है ग्रोसरी मार्ट को, फॉर एग्जांपल डी मार्ट को। तो वो कंपनीज लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आपको ये बिज़नेस नहीं समझ में आ रहा है। अगर कोई इनसाइडर खरीद रहा है कंपनी को, या कंपनीज के ऑफिसर्स खरीद रहे हैं, देखिए कंपनी के जो ऑफिसर्स होते हैं वो शेयर्स को बेचने का उनका रीज़न क्या हो सकते हैं, उनको लोन चुकाना हो, उनको अपने बच्चों की फीस देनी हो, उनको घर खरीदना हो, ये सब रीजन हो सकते हैं कि कंपनीज के शेयर्स बेच रहे हो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर ऑफिसर्स कंपनीज के शेयर खरीद रहा है तो इसका एक ही रीज़न हो सकता है कि कंपनी के शेयर इस टाइम पर बहुत ही अंडर वैल्यूड है और आगे जाके शायद अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। इसीलिए कंपनी अगर इनसाइडर बाइंग करती है तो ये अच्छा साइन है। और उसके बाद अगर कंपनी बाय बैक करती है तो कब ऑथर को अच्छी लगती है वो कंपनी, और कंपनीज में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो ऑथर देखते हैं कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले। ऐसी बातें जो कि बहुत ही डेंजरस है, लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। देखिए सबसे पहला, स्टॉक के प्राइस इतनी नीचे जा सकती है और इससे ज़्यादा नीचे क्या जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ स्टॉक मार्केट का जो प्राइस है वो इतना नीचे जा सकता है कि कंपनी बंद हो सकती है। देखिए मैंने जब स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था, सबसे पहले मैंने जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी तो मैंने सिंटेक्स प्लास्टिक में इन्वेस्ट किया था, ना मैंने बैलेंस शीट पढ़ी थी, और सिंटेक्स प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में मैंने इन्वेस्ट किया था। उसकी प्राइस शायद 2 रुपये 1 रुपये है, मैंने 70 रुपीज़ में इन्वेस्ट किया था। तो मैंने सोचा था कि उस टाइम मैंने जब इन्वेस्ट किया था तो वो 52 वीक्स लो में थी और देखिए आज 2 रुपये पे आ गई है। तो कभी ये मत सोचिएगा कि इतना तो नीचे जा सकता है, इसके नीचे नहीं जाएगा। आपको अपना फंडामेंटल एनालिसिस करना है, आपको अपनी स्टोरी देखनी है और स्टोरी के हिसाब से चलना है। ऑथर को ये लर्निंग कब मिली, जब एक ऑथर ने एक काइजर स्टॉक रिकमेंड किया था जो कि $11 का था, और उन्होंने उनके जो फंड है उन्होंने 5 मिलियन शेयर्स खरीद लिए थे कंपनी के, यानी कि 25% ऑफ द शेयर इक्विटी कंपनी की खरीद ली थी। उसके बाद 11 से वो स्टॉक आया, उसके बाद 5 पे आया, उसके बाद 4 पे आया। ऑथर ने जब सोचा था कि 11 के नीचे नहीं जाएगा, उससे इतना नीचे 4 तक आ गया। कंपनी के पास इतना सारा एसेट है, जो कंपनी अगर लिक्विडेट भी होती है तो $40 का ये शेयर बनता है, तो इतना नीचे आ गई। तो उसके बाद हाँ आगे जाके कंपनी ने रिबाउंड किया, $30 उसकी प्राइस हुई। लेकिन ऑथर को ये सीख मिल गई कि ऐसा नहीं बोलना है कि ये स्टॉक इतना नीचे जाएगा, जब तक कंपनी बंद नहीं होती उतना नीचे स्टॉक जा सकता है। लोग ऐसे बोलते हैं कि आप ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हो कि कभी स्टॉक बॉटम पे है, टेक्निकल एनालिसिस या पता नहीं कौन कौन सा एनालिसिस होता है। स्टॉक बॉटम पे है कि नहीं आप प्रेडिक्ट करना ऐसा ही होता है कि आप नाइफ को, आप गिरती हुई छुरी को पकड़ते हो। अगर आपने गलत जगह उसे पकड़ लिया, पेनफुल रिग्रेट का आपको सामना करना पड़े। अगर आपने गलत बॉटम पकड़ा तो आपको रिग्रेट हो सकता है। इसीलिए मार्केट को टाइमिंग नहीं करना चाहिए। वॉरेन बफेट अक्सर कहा जाता है कि मार्केट को कभी टाइम ही नहीं करना। आप फंडामेंटल को प्रेडिक्ट कर सकते हो और उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लोग बोलते हैं कि ये स्टॉक इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ज़्यादातर इन्वेस्टर क्या करते हैं कि इनके पोर्टफोलियो में कुछ अच्छे स्टॉक्स होते हैं, कुछ ख़राब स्टॉक्स होते हैं। अच्छे स्टॉक्स जब 30% बढ़ जाते हैं तो वो बेच देते हैं, 30% का मुनाफा। ख़राब स्टॉक जब नीचे जाते हैं, 90% ख़त्म हो जाती है उनकी कैपिटल, तभी भी वो होल्ड करके रखते हैं। ये ऐसा ही होता है कि आप प्लांट को आप पानी दे रहे हो और फ्लावर्स को कट करके जो वीड्स है उसको पानी दे रहे हो, ये ऐसा ही हो जाता है। तो आपको ये सब बातों में नहीं आना है, आपको फंडामेंटली स्टॉक को एनालाइज करना है, फंडामेंटली चलना है। आपकी स्टोरी जब तक आपको अच्छी लगती है तब तक आपको इन्वेस्टेड रहना है। ठीक है, साथ आपका पेशेंस वर्थ रहेगा। ऐसे मिसकंसेप्शन है कि हाँ ये तो सिर्फ 2 रुपये का, ये तो 1 रुपये का स्टॉक है, तो आप कितना लूज़ कर पाओगे। अगर आपने 10,000 के स्टॉक्स आपने कैपिटल लगाई 1 रुपये पे भी, और कंपनी अगर डूब जाए, इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो आपने 10,000 खो दिए। तो आपका कैपिटल इंपॉर्टेंट है, आप स्टॉक प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है।
जितना जल्दी ये डबल हो सकता है उतना जल्दी ये -50% भी जा सकता है और कंपनी भी बंद हो सकती है। तो ये मिसकंसेप्शन मत रखिए कि स्टॉक 1 रुपये का ये फटाफट ज़्यादा रिटर्न करके देगा, ये भी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। अगर आप मार्केट में बहुत टाइम से हो तो आपको समझ में आएगा, लेकिन आप न्यू मार्केट में अभी इन्वेस्ट करने वाले हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। प्राइस बहुत ही डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना, मार्केट सेंटिमेंट्स बहुत ही डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना, ह्यूमन बिहेवियर जो कि शॉर्ट टर्म में होता है जिसके वजह से स्टॉक फ्लक्चुएट होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना। ये थी वन अपन वॉल स्ट्रीट बुक की समरी। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा अगर आप चाहते हो कि आपको हर हफ्ते 2 बुक की समरी मिले जो कि स्टॉक मार्केट और स्पेसिफिकली बिजनेस रिलेटेड हो। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक